नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब, मैं संदीप त्रिवेदी आज हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब यानी रिकॉर्डिंग क्लब की कहानी का भाग 279 लेकर के। और लगातार 24वें दिन। वैसे तो बार बार बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ठीक है, फिर भी बता ही देता हूँ। बोल ही दिया है, अब तो क्या हो सकता है। तो 24 अप्रैल 2024 और आज है बुधवार। बाकी आप सब कहानी को थोड़ा थोड़ा सुन रहे हैं और कहानी में मुझे भी अब थोड़ी थोड़ी सुनाने में रोचकता आ रही है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने जो भाव होते हैं मन के, वो बहुत आसानी से छुपा नहीं पाता हूँ। यानी दिन भर की जो गतिविधियाँ रहती हैं, जो जद्दोजहद रहती है, जो मानसिक दबाव रहता है, जो परेशानियाँ रहती हैं या नहीं भी रहती हैं, जो भी है, वो कहीं ना कहीं मेरी बातों में, मेरी अभिव्यक्ति में आ ही जाता है। मैं उसको रोक नहीं पाता हूँ। तो कोशिश ये करता हूँ कि इस कहानी को इन सब बातों से अलग रखूँ, लेकिन पता नहीं क्या होता है कि ना चाहते हुए भी वो मस्ती और वो माहौल थोड़ा आ नहीं पाता है। लेकिन धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ इसमें भी मैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये कहानी का काम एक तरफ और पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है या जीवन की जो आपाधापी है, वो अपनी जगह। तो बात चल रही है 2020 की, और 2020 में रेल यात्रा प्रारंभ हुई विकलांग कोच के अंदर, अजमेर से भानु प्रताप के साथ। और भानु ने बिना कोई सवाल जवाब किए, हाँ, लेकिन ये बात मैं आगे बढ़ाऊँ उससे पहले एक बात आपको बताऊँ। जो इलेक्ट्रॉनिक वाला मैटर चल रहा था, उसमें मुझे याद आया कि हमारी जो ट्रेडर्स की जो टीम है, उन्होंने उसको पॉपुलर बनाने के लिए, उसको लोगों तक उन प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था, जिसमें सिर्फ साइटेड लोगों को रखा था। उद्देश्य सिर्फ यही था, जयवंती मैडम ने वो ग्रुप बनाया था, उद्देश्य सिर्फ यही था कि अगर हम यहाँ पर इन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्प्ले करते जाएंगे या कभी कभी बताते जाएंगे, तो शायद लोग आतुर होंगे, उत्सुक होंगे। कुछ हुए भी, लेकिन फिर बाद में वो चीज़ बस इतिहास के पन्नों में दब गई। और अब आते हैं मूल जो कहानी चल रही है उस पर। ये एक बात थोड़ी सी याद आ गई थी, तो मुझे लगा मैं साझा करता चलूँ आप सबके साथ। तो 2020 में जब 17 मार्च को हम लोग अजमेर से चले विकलांग कोच में, तो सच पूछिए तो लोग आ जा रहे थे, ठीक है, लेकिन वो जो एक उस समय क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस जो आ गई थी, सैनिटाइज़र और ये सब, वो हमने भी ध्यान रख लिया था अपने पास में। लेकिन ऐसा कोई बहुत अप्रत्याशित कोई मारामारी चल रही हो या ऐसा कुछ लगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जैसे सूर्य सर ने कहा था भाई जाना मत, तो उनको बताया भी नहीं कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने रोका था जाने से। इस वजह से अपना समझ के ही कोई किसी को कहता है। हाँ, तो एक बात और कल जो मैं भूल गया था, मतलब वो जो मैंने कहा था ना, आपको बताऊँगा। मैंने आपसे कल कहा था ना कि मेरी वाइफ को और मेरी बेटी को यहाँ से रवाना कर दिया था 16 मार्च को ही। उसके पीछे की कहानी ये है, दरअसल मैंने वाइफ से बात की तो फिर वो कहानी सामने आई चर्चाओं में। मुझे क्योंकि ठीक से याद नहीं आ रहा था, कोई प्रोग्राम था या जो मैं सोच रहा था वही था। तो हुआ ये था कि मैं बड़ा ज़िद पे अड़ गया था उस समय कि भाई मैं वहीं जा रहा हूँ, दाहोद अपने गांव के पास ही है, और तुम लोग चलते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कम से कम 2 दिन ही सही अपने मम्मी पापा के पास रह कर के आऊँगा। बहुत दिन हो गए मैं गया नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लॉकडाउन भी है। अच्छा, पीयू के एग्ज़ाम, मेरी बेटी के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तब,
तो उन्होंने कहा कि ठीक है तो चलते हैं। तो फिर इस वजह से उनको भेज दिया था यहाँ से। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो खैर कल्पना नहीं की थी हमने भी कभी। अब ये नहीं कह सकता अच्छा हुआ बुरा हुआ, लेकिन हुआ बहुत ख़तरनाक जो भी हुआ वो। तो हम दाहोद पहुँचे सुबह सुबह। आदरणीय यूसुफी भाई कापड़िया सर तैयार थे बिल्कुल। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पहुँचना है। हम पहुँच गए सुबह सुबह। ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल का जो उनका भवन है वहाँ पर, धान मंडी के आगे दाहोद में। और सुबह जो वहाँ के एम्प्लॉय थे उन्होंने बता दिया भाई ये तुम्हारा गेस्ट रूम है। हम दोनों वहाँ चले गए और नहाना धोना किया, थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे यूसुफ सर ने अपने ऑफिस में बुला लिया हम लोगों को। तो भानु को तो मैंने कह दिया था तुम रेस्ट कर लो। फिर थोड़ी देर बाद हालांकि वो भी आ गया था रेस्ट करके। तो वहाँ पर फिर शानदार नाश्ता और बातचीत हुई उनसे। उनके पास कुछ गेस्ट आए हुए थे, सीए वगैरह आए हुए थे उनके यहाँ ऑडिट वगैरह के लिए। तो वो सारी प्रक्रिया चल रही थी। क्योंकि कार्यक्रम यहीं करना था तो कार्यक्रम भवन को देखना भी ज़रूरी था। लेकिन उससे पहले मैंने कहा ना आपको कि काफ़ी लोग बता चुके थे, सब कुछ है वहाँ पर, फिर भी एक बार जाना तो बनता है। तो वहाँ लगभग 7-8 घंटे हम लोग रुके और उन 7-8 घंटों में इतने सारे काम हो गए कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यार कितने जल्दी सारे काम हो रहे हैं। उन 7-8 घंटों के दौरान यूसुफ सर से बात भी हो गई सारे मुद्दों पर। उन 7-8 घंटों के दौरान उन्होंने पूरे बिल्डिंग की विज़िट भी करा दी। उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या क्या कोर्स चलते हैं, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स चलते हैं और जहाँ एक्चुअली प्रोग्राम करना है, जो हॉल है या जो रूम्स हैं वो सब उन्होंने बता दिया। और जो डाइनिंग हॉल है वो भी। और इतना ही नहीं, उसके बाद वहाँ पर कुछ दूरी पर एक ब्लाइंड स्कूल है, छापरी एक जगह है वहाँ पर। तो उस ब्लाइंड स्कूल को भी विज़िट करा दिया उन्होंने। और तब तक 1-1:30 बज गया था और वहाँ से हमको वापस जाना था बांसवाड़ा के लिए। अब इसमें जो नई बात हुई वो ये हुई कि जितने प्रोजेक्ट उनके यहाँ चल रहे थे, चाहे सिलाई का हो, इनफैक्ट फर्नीचर का भी उनके यहाँ प्रोजेक्ट चलता है। और एक लड़का था वहाँ पे, कुसैम आदमी था, जो ब्लाइंड ही था लेकिन वो एक प्रोजेक्ट को वहाँ पर देख रहा था। शायद जॉब पे रखा हुआ होगा उसको, कुसैम। और वो था पत्तल धोने का प्रोजेक्ट। पत्तल धोने यानी जो प्लेट्स होती हैं वो बनाने का। और वो देख करके मुझे मतलब बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ा जोरदार मामला है। पत्तल धोने बन भी रहे हैं, बिक भी रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। और कहने को ये भी है कि भाई दृष्टिबाधित साथियों की मदद के लिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है और संभालने वाले भी दृष्टिबाधित साथी हैं। तो इस बात से मैं मतलब बिल्कुल बड़ा प्रभावित हुआ। और वही बात है, जो देखा वो फिर एक बार तो करना ही है, चाहे आगे कुछ हो या नहीं हो। तो फिलहाल तो यही था कि वहाँ पर जब उस पूरे प्रोजेक्ट को देखा तो सर से उसके बारे में जानकारी ली, बारीकियाँ पूछी। उन्होंने उसके बारे में सब बताया कि उसका तकनीकी पक्ष क्या है, उसमें रिस्क क्या है, दिक्कतें कहाँ हैं, नहीं हैं, किस तरह से मैनेज होता है, और दाहोद जैसे छोटे शहर में क्या वास्तव में इसकी उपयोगिता है अथवा नहीं है। इस सारी बातों पे चर्चा मतलब विस्तार से, क्योंकि दिमाग में अब ये घूम रहा था, ये तो थोड़ा आसान काम है, ये तो हो जाएगा बड़ी आसानी से। लेकिन खैर जो भी हो,
वो एक यात्रा मुझे इतनी याद रहती है आज भी कि बहुत, एक तो कम समय में इतने सारे काम कर लिए, प्लस बहुत ही आसानी से यूसुफ सर ने ठंडे दिमाग से हर चीज़ को समझाया, विज़िट कराया। और एक होता है ना कि यार मतलब कभी ऐसी स्थिति हो कि रिकॉर्डिंग क्लब भी कभी इस स्थिति में पहुंचे जहां अपनी बिल्डिंग हो, ज़मीन हो, ये हो, वो हो, लेकिन वही है, सोचने में कौन से पैसे लगते हैं भाई, सोचने में क्या है। हालांकि मैं आज भी ये मानता हूँ कि रिकॉर्डिंग क्लब का जो ढांचा है वो बिल्कुल इस तरह का है कि बिना बिल्डिंग के भी ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है एक तरह से। और ये ऐसी बिल्डिंग है जहाँ जितने भी लोग आ जाएं फिर भी उसमें जगह खाली ही रहेगी। जैसे वो पुष्पक विमान में होता था ना पुराने ज़माने में, सतयुग में, कि जितने बैठ जाओ उसके बाद भी एक की जगह खाली ही रहती थी। तो अगर ढंग से, पूरी मेहनत से, टीम वर्क से और अपना समझ करके जब हम लोग अगर इसको भी ठीक से चला लें तो ऐसी बिल्डिंग तो फिर कहीं हो ही नहीं सकती है। खैर वो एक अलग कहानी है। लेकिन हाँ, चलिए वहाँ से फिर हम लोग बस पकड़ करके रवाना हो गए अपने गांव के लिए, बांसवाड़ा के लिए। और फैमिली वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। लेकिन भाई साहब, किसे पता था, कौन जानता था कि 1993 में अजमेर आने के बाद, अजमेर में एडमिशन लेने के बाद 2020 में पूरे 27 लगभग सालों के बाद पहली बार इतने ज़्यादा वक्त के लिए, वो भी जॉब करते हुए फैमिली के साथ, घर पर ही रहना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग क्लब का पहला ऑनलाइन प्रोग्राम भी वहीं से करना पड़ेगा। लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों 2.5 महीने रहना पड़ा, ये तो खैर आप समझ ही गए होंगे। लेकिन फिर भी 2.5 महीने क्यों रहना पड़ा लगभग, ये है एक बात अपने आप में। तो अब इंतज़ार कीजिए इसके लिए तो कल तक का। लेकिन हम पहुंच गए अपने गांव और इधर सभी लोग भागने में लगे हुए थे, अपने अपने गांव जाने में लगे हुए थे। और वहाँ जा कर के भाई साहब ऐसे फंसे कि 2.5 महीने तक निकल नहीं पाए। लेकिन उस 2.5 महीने में क्या हुआ, ये है दिलचस्प बात। तो 2.5 महीने वहाँ फंसे रहना। लेकिन हाँ, ये भी एक दिलचस्प बात है कि अजमेर में जब से अंध विद्यालय में एडमिशन लिया उसके बाद से पहली बार अपनी फैमिली के साथ इतना लंबा रुकने का अवसर मिला। तो होता है कभी कभी ऐसा भी, खैर कोई ख़ास बात नहीं। लेकिन अब कल तक के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा आप सबको। बाकी आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। इस बार तो मैं रोज़ाना जो नाम लेता हूँ आदरणीय श्री राजाराम विश्नोई जी का, उनका पर्सनल चैट पर मुझे मैसेज मिला, तो धन्यवाद विश्नोई साहब, बड़ी खुशी हुई। और निश्चित रूप से उन्होंने जो बातें कही हैं उस पर काम चल रहा है। और हमराई को भी लेकर के जो उन्होंने कहा है उस पर बहुत जल्द उनसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन हाँ, संपर्क तो खैर किसी से भी किया जा सकता है, और कोई भी हमराही हो, मन की आंखों से हो, संकल्प हो, किसी भी कार्यक्रम में आ सकते हैं। तो आप लोगों का इंतज़ार है हमेशा। और अब तो मैंने 300वें एपिसोड के लिए भी कहा है। वाकई में आपके लिए रिकॉर्डिंग क्लब अगर कहीं उपयोगी रहा है किसी भी तरीके से, तो आप पहले से बताते रहिए। अभी हैं 15-20 दिन, 20-22 दिन तो हैं ही एटलीस्ट। तो आपको आरसी उत्सव 2024 में इनवाइट भी किया जा सकता है और आपके साथ प्रोग्राम भी रिकॉर्ड किया जा सकता है लाइव। आज 24 अप्रैल 2024, भाई सबको पता है आज सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन है। क्रिकेट के भगवान माना जाता था एक ज़माने में, और सर डॉन ब्रैडमैन ने खुद उन्हें अपना उत्तराधिकारी माना। तो 1973 में उनका जन्म हुआ। पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। बाकी तो आप सब कुछ ही जानते हैं। आज वरुण धवन का भी जन्मदिन है। ये निर्देशक, मशहूर निर्देशक डेविड धवन के बेटे हैं, जिन्होंने वो नंबर 1 वाली फिल्में बनाई, जोड़ी नंबर 1 और कुली नंबर 1 और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे कुली नंबर 1 वैसे बहुत पसंद आती है, दूसरी वाली तो नहीं आई इतनी पसंद, सच पूछिए तो। हालांकि पहला जो काम किया हुआ होता है वही ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रहता है, या एक ये भी कारण हो सकता है कि वो हम लोगों के एज ग्रुप का मामला था और ये अभी वाले एज ग्रुप का मामला है। हालांकि हमारा एज ग्रुप भी कोई बदला नहीं है ऐसे तो, फिर भी मुझे जो जोड़ी वो कुली नंबर 1 थी वो बड़ी अच्छी लगती है, फिल्म पसंद आती है। ख़ासकर उसका पहला हाफ जो है, सेकंड हाफ में तो फिर बोरिंग हो जाती है फिल्म, फर्स्ट हाफ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और उसमें भी सबसे अच्छा सीन जो वो फैक्ट्री बनाते हैं और वो जो उसको होशियार चंद को, जो खुद को बहुत होशियार समझता था, उसको उल्लू बनाते हैं। तो ये उनके पुत्र हैं और इन्होंने, इनके लिए भी एक बात है कि राजेश खन्ना की लगातार 17 हिट फिल्मों का रिकॉर्ड ये तोड़ सकते थे। इन्होंने शुरुआत में 6 सालों के अंदर 11 हिट फिल्में दे दी थी, लेकिन उसके बाद फिल्म कलंक से इनका जो करियर है वो गिरने लगा और पिछले 6 फिल्मों में से 4 इनकी फिल्में फ्लॉप रही हैं। तो भाई क्या करें, फिल्मों की भी रुचि है तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी थोड़ी सी। तो सचिन तेंदुलकर, वरुण धवन, इनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। अब सचिन तेंदुलकर की साहब की बात हो रही है तो उनके प्रिय गुरु, जिनको वो बहुत मानते थे, श्री पुट्टपर्थी के सत्य साईं बाबा, आज ही के दिन 2011 में उनका निधन हो गया था दोस्तों, 24 अप्रैल को ही। और मशहूर कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का भी आज ही के दिन 1973 में निधन हो गया था। और दिनकर जी की एक बहुत कविता की फेमस पंक्तियां हैं, वो मैं कोशिश करूंगा कल सुनाने की, आज तो नहीं, मुझे बहुत प्रिय है वो। तो देखते हैं अगर संभव हुआ तो कल। आज के दिन ही इंग्लैंड से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नॉन स्टॉप शुरू हुई थी 1929 में। तो है कुछ मज़ेदार बातें। हाँ, एक महिला सशक्तिकरण को लेकर के भी तो एक बहुत ज़बरदस्त आज खबर आई है, आप लोगों को सुननी चाहिए। 100 सालों के इतिहास में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है AMU, उसमें पहली महिला VC बनी है, वाइस चांसलर बनी है, प्रोफेसर नईमा खातून। वैसे 1988 से पोस्टेड हैं ये, साइकोलॉजी में इन्होंने पढ़ाई करी है और अफ्रीका में रवांडा एक देश है, वहाँ भी इन्होंने काम किया है। और 2013 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कॉलेज की प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन आज इन्हें वाइस चांसलर बनाया गया है। तो ये भी एक अपने आप में बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है महिलाओं को लेकर के खासकर। और मतलब वाइस चांसलर किसी महिला के बनने के लिए 100 साल लग गए, ये सोच करके थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो नईमा खातून मैम को भी हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, तो बड़ी इस उपलब्धि के लिए। बाकी और तो अब बातें तो इतनी सारी हैं, आप लोग मुझसे ज़्यादा ही जानते हैं करीब करीब, तो मैं क्या ही बताऊं। कभी कभी कुछ याद रहता है दिन में, फिर शाम होते होते वो भूल जाते हैं। वही मैंने कहा ना, ज़िंदगी में जो चलता रहता है वो कहीं ना कहीं कहानी पर भी आ जाता है। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और देखते हैं कहानी कब तक चलती है, कितने दिन चलती है। बाकी मिलते हैं फिर किसी और मैसेज में। धन्यवाद। 1408202449. Page 42.77. Selected. 12:45:08 recorded. Record button.